Welcome to another episode of Children Plus Connects. Today, Children Plus connects with Ms. Ria Mahanti. Ms. Ria Mahanti is an RCI registered clinical psychologist as well as a visiting faculty at one of the topmost universities in the Delhi NCR region. Thank you, Ria, for joining us. Thank you so much. So, today we would be talking about ADHD. What is ADHD? ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. रिया हमको समझाइए हमारे व्यूअर्स के लिए कि एडीएचडी होता क्या है? सो ADHD सबसे कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन में आता है, सबसे कॉमन है ये। इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहला है इनअटेंटिव टाइप, सेकंड इज हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव टाइप, थर्ड इज कंबाइंड, इन दोनों का कंबाइंड, मतलब थोड़ा ये भी हम ये नहीं कंप्लीटली बोल पाएंगे कि हाँ पूरा ही इनअटेंटिव है या फिर पूरा ही हाइपर एक्टिव है, एक कंबाइंड मिलता है। तो क्या इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे आप प्लीज? ऐसे इनअटेंटिवनेस में जैसे दिखता है कि बच्चा बहुत ही केयरलेस मिस्टेक करता है। जैसे अटेंशन फॉर डिटेल होता है ना एक, तो वो सारे डिटेल पे वो फोकस नहीं कर पाता है। जहाँ पे लंबे टाइम तक जैसे बैठना है कहीं पे तो वो नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई, वो ऑर्गेनाइज करने पे जो फोकस चाहिए वो चीज़ों में कमी दिखती है। और अगर इनअटेंटिवनेस की बात करूं, इन जनरल कोई भी चीज़ों पे ना वो लंबे टाइम तक नहीं टिक पाते। स्पैन ऑफ अटेंशन जो है वो कम दिखता है कंपेयर टू एज अप्रोप्रिएट बाकी बच्चों से। जैसे कई क्लासरूम में टीचर्स बच्चों को बोलती है कि ये इसके सीट में इसके कांटे लगे हुए हैं, कि ये टिक के नहीं बैठता है, या कोई बच्चे के लिए बोला जाता है दैट ही इज अ लोनर, लॉस्ट चाइल्ड, डे ड्रीमर। क्या ये भी एडीएचडी के सिम्टम्स में से आते हैं? फर्स्ट वाला जो कहा कि कांटे लगे हुए हैं, क्या ये आ गया आपका हाइपर एक्टिविटी में, कि उसको ना हमेशा एक फिजिटिनेस रहेगी बॉडी में। आप जैसे हम लोग यहाँ पे स्टिल बैठे हुए हैं तो वो लगातार अपने पैरों को टक 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 हिलना डुलना, ठीक है। ज़्यादा देर तो एक जगह पे बिल्कुल नहीं बैठेंगे, उठ के थोड़ा सा मूवमेंट की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि एनर्जी डिसिपेट करने का एक नीड होता है। ये एक रहता है। और आपने जैसे कहा कि लोनर वाला, ये आ गया थोड़ा सा इनअटेंटिवनेस में। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा लोनर ही होगा या फिर एक लॉस्ट चाइल्ड ही कहलाएगा, बिकॉज क्या होता है कि वो अपने थॉट्स को एक होता है ना कि असेंबल करने में समय लग जाने के कारण, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि मेरे को ये बोलना है, इसको प्रोसेस करने में जितना टाइम लग गया, विच इज़ वाई ही विल सीम टू बी लाइक अ लॉस्ट चाइल्ड। बट वैसे में इसको लॉस्ट नहीं कह सकते। लॉस्ट चाइल्ड बहुत अलग, मतलब ये पर्सनैलिटी का भी एक फैक्टर हो जाता है। तो हमेशा इसमें थोड़ा सा क्लिनिकली हमको देखना पड़ता है कि वो लॉस्ट कौन सा वाला है। बाकी सारे सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए। तो एडीएचडी को हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं? जो अभी लेटेस्ट है दैट इज कॉनस 4, जिसका ऑनलाइन वर्जन है। ये 6 ईयर ऑनवर्ड्स ही होता है। 6 ईयर ऑनवर्ड्स हम देख पाते हैं। इसके पहले देखिए प्री स्कूल का भी ADHD रेटिंग स्केल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट छटपटाहट, ये जो हाइपर एक्टिविटी है या फिर कॉन्सेंट्रेशन को, ये सारी चीज़ें रहती ही हैं इन जनरल 6 ईयर्स तक। इन जनरल रहती है। हम जो बोलते हैं कि एक IQ डेवलप हो रहा है टू द सर्टेन लेवल, टू 5 और 6 ईयर ओल्ड, तो इस पूरे टाइम पे एक बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी नज़र आता है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसके बाद वो हर सारे एनवायरमेंटल फैक्टर उसके लिए स्टिमुलेटरी होती है, सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस, मतलब कि एक जागरूकपना रहती है कि हाँ ये क्या है वो क्या है। तो हर बच्चे में भी नहीं नज़र आती है। इसलिए 6 ईयर्स तक ना हमको हर बच्चे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हाइपर एक्टिविटी या फिर इम्पल्सिविटी दिख जाती है। इसलिए क्लिनिकली इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी को भी देखते हुए एकदम चुटकी भर में नहीं बोल सकते कि हाँ ADHD ही है। बाकी सारे पूरा हमारे जैसे ADHD में इम्पल्सिविटी में 9 सिम्टम्स होते हैं, 6 एटलीस्ट होने चाहिए एज पर DSM-5 क्राइटेरिया। हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी में भी सेम 9 सिम्टम्स, 6 एटलीस्ट होने चाहिए, तब जाके हम बोल पाते हैं। तो एटलीस्ट उसको जैसे ही डायमेंशन कवर करें तो हम कहेंगे कि हाँ है, बट हर बच्चे पे नहीं, क्योंकि कुछ छटपटाहट हर बच्चे में रहती है और हर चीज़ को हम ADHD नहीं कह सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे को एडीएचडी डायग्नोस होता है तो ये पेरेंट्स के लिए कितना बड़ी चिंता का विषय रहता है? देखिए ADHD डायग्नोसिस चिंता वाली बात नहीं है। यही है कि वो हर चीज़ को बस एक ही पल में ख़त्म करने की कोशिश में है कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। सारी चीज़ों को एक ही बारी में करने की कोशिश में वो कोई भी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे बचपन में जैसे 6 ईयर्स के बिलो जब भी ADHD डायग्नोस होता है या फिर कंसर्न्स दिखते हैं उसके इस चीज़ में, तो उसमें दिखता है कि जैसे
बेसिक जो इंस्ट्रक्शन है वो फ़ॉलो अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जो इंस्ट्रक्शन क्लासरूम में दिए जा रहे हैं वो उसको भी फ़ॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में एक तो है कि बहुत ज़्यादा जो ये जो एनर्जी है, इस चीज़ को डिसिपेट करने के लिए हम कहते हैं कि जो भी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ में बच्चे को लगाएँ, ठीक है? तो पूरे दिन में जैसे आप सिर्फ़ टीवी के सामने ही बैठा दिए या फिर कुछ भी नहीं करवा रहे, तो बच्चा कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि उसके लिए तो वैसे भी ये जो वर्ल्ड है वो ओवर स्टिमुलेटरी है। लेकिन ये वाली चीज़ तो सॉरी हुँ, माफ़ी चाहता हूँ आपको इंटरप्ट करने के हुँ, लिए। हुँ। लेकिन जो बच्चा जो भी आपने मुझे बताया कि जैसे हम बच्चे को ज़्यादा एक्टिविटीज़ में डालें, तो वो तो रहता है कि जो बच्चा हाइपर एक्टिव है, उसकी एनर्जी हम लोग उसको यूटिलाइज़ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा इनअटेंटिव है, जिसकी लैक ऑफ एनर्जी है, उसके लिए क्या तरीका है? देखिए, फ़ोकस लैक ऑफ एनर्जी की बात वैसे यहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं जाती है। इसमें बेसिकली होता है कि उसका अटेंशन स्पैन कम है, ठीक है? तो फ़ोकस वाले बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी करवाते हैं ये सारी चीज़ें कि जैसे बीड्स आप डाल रहे हैं एक ही उसमें या फिर एक बोल में आपने 10 पीसेस ऑफ व्हाइट बॉल्स एंड 10 पीसेस ऑफ रेड बॉल्स लिए। अब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप उसको अलग-अलग कर रहे हैं। सो ये तो मैं एकदम ही अर्ली इंटरवेंशन की बात कर रही हूँ, जहाँ पे बच्चा बैठ के एक काम को सॉल्व कर रहा है। 6 इयर्स के बाद एक होता है ना शेप लेता है पर्टिकुलर, उसके पहले थोड़ा इनअटेंटिवनेस भी दिखेगा, थोड़ा हाइपर एक्टिविटी भी दिखेगा, इम्पल्सिविटी भी दिखेगी। सो ये सारी चीज़ें ना 6 इयर्स तक एक शेप ले लेता है। उसके पहले तक ये है कि अगर डायग्नोसिस आया भी है, आप एक होलिस्टिकली इस चीज़ को इंटरवेंशन करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ़ एक ही चीज़, तो ऐसा है। सो रिया जो ये एडीएचडी अगर किसी बच्चे को डायग्नोज या अनडायग्नोज भी है, तो उसके क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी उसका रिफ्लेक्शन आता है कहीं पर? जी, बिल्कुल। इनका जैसे कि मैंने कहा कि स्कूल में सारे काम कंप्लीट ना कर पाना, बिकॉज़ ऑफ दिस डेफ़िसिट कि मैं मतलब अटेंशन नहीं दे पाना या फिर हाइपर एक्टिविटी की वज़ह से जो पढ़ाया जा रहा है, चाहे भले ही वो ट्यूशन में क्यों ना हो, ठीक है? क्या एडीएचडी ठीक हो सकता है? ठीक की बात नहीं करेंगे इस चीज़ में थोड़ा-सा हम मैनेजेबल की बात करेंगे कि मैनेजमेंट होती है। तो जैसे आपने कहा कि एडीएचडी को मैनेज करना बेटर रहेगा, तो पेरेंट्स को कैसे इसमें क्या काउंसलिंग की जाती है कि पेरेंट्स को पहले समझना चाहिए नंबर 1 और नंबर 2 इसका मतलब है कि जितना जल्दी हम लोग इस पे अर्ली इंटरवेंशन कर लें, समझ लें, डायग्नोज़ कर लें, उतनी जल्दी हम लोग बच्चे के लिए उस राह पे चल सकते हैं ठीक पे। बिल्कुल सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ साइको एजुकेशन, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कोई भी मेंटल हेल्थ कंसर्न के लिए? क्योंकि फियर ऑफ अननोन, देखिए कोई भी चीज़ जिसको हम नहीं जानते हैं अगेन, तो उस चीज़ के लिए डर हमारा बैठा ही रहता है कि अरे एडीएचडी। पर इस चीज़ को हम जितना साइको एडुकेट करते हैं, जितना वो सेशंस में आते हैं, जितना हम बताते हैं कि ये क्या चीज़ है, जितना आप जान जाएँगे कि क्या चीज़ है, उतना आपको ईज़ी लगेगा वो टास्क कि हाँ, इसको ऐसे मैनेज करना है, क्या-क्या करना है। तो बेसिकली हमारे सेशंस में ये रहता है कि सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं वो कंसर्न्स को लेके, क्योंकि स्कूल में ये सारे मेजर कंप्लेंट्स रहते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता है, रुकता नहीं है, एक जगह पे टिकता नहीं है। उसके बाद जब असेसमेंट की तरफ जब हम जाते हैं, असेसमेंट के रिपोर्ट के बेस पे उसमें भी रहता है, सीवियरिटी आती है, ठीक है? इंडेक्स निकलते हैं हमारे। सो उस परसेंटेज के बेस पे भी हम बताते हैं बच्चे के लिए क्या-क्या कंसर्न्स हैं एंड क्या-क्या उसके फ़ायदे में भी है। आप क्या-क्या एक्टिविटीज़ उसके फ़ायदे में लगा सकते हैं और क्या-क्या एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जिसको चैनलाइज़ करने में हेल्प करेगा कि हाँ, वो बच्चे में मतलब जो फ़ोकस है वो थोड़ा-सा बढ़ जाए। स्कूल में ऐसे क्या चेंजेज़ हैं जो ला सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें साइको एजुकेशन के पार्ट में आ जाते हैं, और भी चीज़ें हैं। ये तो मैं आपको एकदम जितना कट शॉर्ट में हो पाए मैं उतना बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट बहुत सा हर बच्चे में यूनिकनेस रहता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक एडीएचडी केस और दूसरे वाले एडीएचडी केस में सिमिलैरिटी दिखती है एकदम एज़ इट इज़, कभी नहीं होगा। हर चीज़ में यूनिकनेस है, हर केस में यूनिकनेस है। सो ये चीज़ रहती है। इसके अलावा वन मोर पॉइंटर दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़ कि एडीएचडी में जैसे अगर इम्पल्सिविटी की भी बात करूँ, हाइपर एक्टिविटी की बात करूँ या आप इनअटेंटिवनेस की बात करूँ, बच्चा ग्रास्प नहीं कर पाता है क्लास में, जैसे कंप्लीट नहीं करेगा काम, ठीक है? सो इन सब के कारण क्या होता है कि जो क्लास में सिखाया जा रहा है उसको ग्रास्प ना करने के कारण ना बच्चा बाकी बच्चे से थोड़ा-सा स्लो नज़र आता है। अब वो कहते हैं कि हमारा बच्चा तो अब क्या बुद्धि की कमी हो गई है? क्या हमारा बच्चा स्मार्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कर रहा है? क्या ये पढ़ाई को नेग्लेक्ट करना चाहता है? क्या ये आलसी है? क्या ये पढ़ाई से दूर भागना चाहता है? नहीं।
तो आपको बारीकी में देखना है कि कहाँ है ये कंसर्न। हो सकता है कि ये जो बुद्धि के स्तर की कमी, जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो हम कहते हैं, वो आईक्यू टेस्ट के द्वारा निकलती है, वो अलग चीज़ है। फिर अगेन, व्हाई क्लिनिकल पीपल आर इम्पोर्टेंट हियर टू मेक द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, एंड उसके बाद हम आपको जो असेसमेंट रिपोर्ट देते हैं, यहाँ पे इस चीज़ की बारीकी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को कब इस बात को एड्रेस करना चाहिए या स्कूल टीचर्स को किस बात को देखते हुए एड्रेस करना चाहिए कि शायद बच्चे को एडीएचडी हो तो उससे जल्दी से जल्दी हम उसको डायग्नोज कर पाएं? इस चीज़ में सबसे पहला तो ये कि अगर कोई बच्चा जैसे इन जनरल जो कहते हैं टॉकेटिव किड, या फिर हम बोल देते हैं, मतलब स्कूल में जो रिपोर्ट कार्ड में लिख के नहीं आता था कि बच्चा बहुत टॉकेटिव है, एक सीट पे टिक के नहीं बैठता है, बातें नहीं मानता है, सो थोड़ा-सा कंसर्न में लेना चाहिए। अगर बच्चा जो होमवर्क, जैसे क्लास के काम जो है कॉपी करके नहीं लेके आ रहा है, या फिर होमवर्क क्या दिया है नहीं पता उसको बिल्कुल भी, होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाता, टेस्ट पेपर इनकम्प्लीट छोड़ के आ रहा है बच्चा, तो इन सारी चीज़ों में ये सारे जब कंसर्न्स आता है ना, तो एक बार ये विजिट कर लेना बेटर है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एडीएचडी का ही कंसर्न आए, क्या पता कुछ और। सो इसको जब हम डिटेल में जब क्लिनिकल इंटरव्यू जब लेते हैं, तो उसी टाइम पे पिन पॉइंट कर पाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हर केस को डिफरेंटली हैंडल किया जाता है। तो लास्ट में आप व्यूअर्स के लिए अपना क्या मैसेज देना चाहेंगी, स्पेशली दो लोगों के लिए, एक पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑलरेडी एडीएचडी डायग्नोज्ड है और दूसरा कि पेरेंट्स को कब क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला, जब एडीएचडी का डायग्नोसिस हो जाए, देखिए मैनेजमेंट के लिए भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सेशंस देते हैं, चाहे वो बच्चे के बिहेवियर के मैनेजमेंट में हो, क्योंकि बिहेवियर कंसर्न्स आ ही जाते हैं। एक बच्चे का जब तक असेसमेंट नहीं हुआ होता है, तब तक उस बच्चे को हर जगह से ताने मिल चुके होते हैं, चाहे वो घर पे हो, स्कूल में हो, कि ये तो पढ़ता नहीं है, ही इज़ अ स्लो किड वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, नॉटी किड वगैरह, कि जैसे टैग लग जाता है ना, बच्चा को उसी अकॉर्डिंग बिहेवियर भी शुरू कर देता है अपना। सो इस चीज़ में बड़ा इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स को इसको फिर से उल्टी तरफ पहिए को घुमाना, कि आपने जो कर दिया है, ठीक है, या फिर स्कूल के तरफ में भी जो हम रिपोर्टिंग्स देते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक और टर्म हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ पिग्मलियन इफेक्ट, कि बच्चे, आपको जो बच्चे से उम्मीद है, उस चीज़ को बच्चे को बताएं कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मतलब कि अप्रोप्रिएट ये करेंगे, या फिर उसको जैसे एक क्लास का जो मॉनिटर होता है, इन जनरल अगर मैं कहूँ इस चीज़ में, कि एक क्लास का जो मॉनिटर होता है उसके सारे दोस्त बनते हैं, ठीक है, कि अरे बाबा मॉनिटर है, इसलिए सब लोग दोस्ती कर लेते हैं। अब यही जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा डाँट पड़ती है क्लास में, उस बच्चे से कोई दोस्ती करने नहीं जाता है। हाँ, अगर सोचिए 3 बच्चों को डाँट पड़ती है, वो तीनों बड़े इकट्ठे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि टीचर स्कूल में इस पिग्मलियन इफेक्ट को थोड़ा-सा फ़ॉलो अप करें, कि आप उन बच्चों को भी थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारियाँ, जैसे कि जैसे हो गया कि ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है कि आप इरेज़ कर दीजिए, ठीक है? आज का कोई एक इम्पोर्टेंट टास्क, या फिर सोचिए कि स्टाफ रूम से ये लेके आना है, समथिंग, सम और द अदर टास्क, या फिर एक दिन का मॉनिटर बना दीजिए, किसी एक क्लास का मॉनिटर बना दिया, कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे पे दी जाए, कि उसको भी वो इम्पोर्टेंस फ़ील हो, कि हाँ, वो भी कुछ है। ये सारे जो भी हम कंसर्न्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे चीज़ें, देखिए सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं, बट कुछ चीज़ें जो एक मतलब अपने सेंस को जो बढ़ाता है, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, उस चीज़ के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि स्कूल में ये सारी चीज़ें बदली जाएँ। घर पे जो ये जो चीज़ें जो हम ताने दे चुके हैं, उन चीज़ों को थोड़ा-सा डिफरेंट एक वे सॉर्ट में हम चेंज करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए सेशंस रहते हैं, कि जो देखिए अब हर घर पे चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है? कुछ पेरेंट्स बहुत सेंसिटिवली अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कुछ पेरेंट्स जो पहले के टाइम से जो आ रहे हैं कि हमारे माँ-बाप ने ऐसे बड़ा किया है कि हमको डाँट पड़ती थी, तो वही चीज़ वो आगे भी लेके जा रहे हैं। सो आप सोचिए कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसकी गलती नहीं है। अब उस चीज़ में भी क्या हो रहा है, उसको ताने पड़ रहे हैं। सो कहाँ से वो कोई भी चीज़ बैलेंस कर पाएगा? ये चीज़ बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि आपने पूछा था कि सेकंड क्वेश्चन, कि जिन बच्चों को चैलेंजेस आ रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं कि हाँ, ये चैलेंजेस हैं, तो उनको क्या करना है? जिनके कंसर्न्स आ रहे हैं, वो एक बारी या आइदर न्यूरोपीडियाट्रिशियंस या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। तो इसका मतलब है इट्स सो अनफॉर्चुनेट दैट बच्चे की जो स्ट्रगल है वो कोई नहीं समझ पा रहा है। जिस बच्चे को एडीएचडी है
उसको कोई समझ नहीं पा रहा है और उसको ताने पड़ रहे हैं या उसको और पिन पॉइंट किया जा रहा है किसी बात पे या नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो और एक उसका बिहेवियर में चेंज आते रहता है और वो और एक नेगेटिव स्पाइरल में जा सकता है। सो वही बात आती है कि हम जितना जल्दी इस बात पे इंटरवीन कर लें उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच रिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई होप हमारे व्यूअर्स के लिए भी आज एडीएचडी के बारे में थोड़ा-सा उनको और ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई होगी। In case you feel that your child has ADHD or any of the symptoms of ADHD, please intervene as early as possible. See a clinical psychologist, meet up with your doctor, discuss the matter with the school teachers, and help the child in his struggle. Thank you so much for joining us today.